बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि सेल साइकिल है। सेल साइकिल में देखिए तो हमारे पास 4 SLOs हैं। फर्स्ट SLO है डिस्क्राइब सेल साइकिल। तो हमने सेल साइकिल की डिस्क्रिप्शन करनी है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं। तो अभी जो पहला SLO है हमारा डिस्क्राइब सेल साइकिल, इसकी तरफ आएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सेल का साइकिल नज़र आ रहा है, तो ज़रा गौर कीजिएगा। सेल का साइकिल है, इसमें मल्टीपल फेजेस आ रही हैं, इनकी हमने डिस्क्रिप्शन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, फिर हम अपनी बुक की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम देखें इसका इंट्रोडक्शन। जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है, प्रोड्यूस करता है, इस तरह हमारा सेल भी प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले सेल की प्रोडक्शन होती है और उसके बाद, यानी कि आप देखते हैं कि एक सेल है हमारे पास, इस सेल को हम लिखेंगे पेरेंट सेल। ये आ गया पेरेंट सेल। अब जाहिर सी बात है, सेल है, सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस भी होगा। अब इस सेल की डिवीजन होगी, यानी कि ये सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। जब ये सेल डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या बन रहे हैं, यहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं। अब ये जो नए सेल्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लिखते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स लिखते हैं। डॉटर सेल, ये सेल एक सेल से दूसरे 2 सेल बन गए। ये पेरेंट सेल था और जो नेक्स्ट बने हैं डॉटर सेल कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि इन सेल्स को हम डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते। डॉटर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉटर जो होती है वो नेक्स्ट आगे फिर मदर वही बनती होती है, सन जो है वो मदर नहीं बनता। तो इसलिए जो डॉटर है इसी ने रिप्रोड्यूस करना होता है। डॉटर जो है सेल यही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर नए सेल बनेंगे। सपोज करें मैं कहता हूँ कि इनके अंदर आगे सेल डिवीजन हो गई है। जब सेल डिवीजन इनके अंदर हो गई है तो इन्होंने आगे नेक्स्ट सेल जो है वो बना दिए। तो अब इस सूरत हाल में ये क्या बन गए हैं, ये डॉटर सेल बन गया, ये डॉटर सेल बन गया। अब इन डॉटर सेल के पेरेंट सेल क्या थे, ये पहले वाले जो डॉटर सेल थे ये अब इनके क्या हैं, पेरेंट सेल है। यानी कि पहले वाले डॉटर सेल अब इनके पेरेंट सेल है। तो इनके क्या है, ये वाले पेरेंट सेल थे। अच्छा, इसमें आप देखिएगा मुख्तलिफ बातें हैं। सपोज करें ये सेल 2n है, तो ये 2n हो सकता है या 1n हो सकता है, और नेक्स्ट डिवीजन हुई ये भी 2n हो सकते हैं। इसको कहते हैं डिप्लॉइड, यानी कि अगर ये सेल डिप्लॉइड था, यानी कि ये सेल डिप्लॉइड था तो नेक्स्ट भी डिप्लॉइड भी हो सकता है। डिप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मुकम्मल हो सकते हैं ये। अच्छा, सपोज करें यहाँ से ये वाले हैप्लॉइड हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये वाले हमारे पास हैप्लॉइड हो गए। सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये हो गया हैप्लॉइड, इसको कहते हैं हैप्लॉइड, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए, हाफ हो गए। यानी कि ह्यूमन के अंदर 2n देखें तो 46 होते हैं, हैप्लॉइड जो है वो कितने होंगे, हाफ होंगे तो 23। और फिर यहाँ पर हम अगेन से देखते हैं कि फिर यहाँ पर हैप्लॉइड है, तो यानी कि यहाँ पर अभी 23 ही रहेंगे। तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड। ये मुख्तलिफ तरह की क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, सेल साइकिल होता है मुख्तलिफ तरह का, वो इंशाल्लाह हम उसको बाद में देखेंगे। तो ये था इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेल गैमीट्स के हवाले से बात हम करेंगे ना, वो बाद में हम देखेंगे कि मेल गैमीट्स कैसे बनता है। जो मेल गैमीट्स बनते हैं वो मियासिस और माइटोसिस से ही बनते हैं, ठीक है। उसमें भी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है, जो गैमीट्स बनते हैं उसमें सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हमने देखनी है यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, दूसरी बात हमने क्या लिखनी है, इसकी इंपॉर्टेंस।
अब इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो सेल साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर फर्स्ट पे हम कहते हैं कि ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर याद रखिएगा हीलिंग, हमें जख्म हो जाता है, उस जख्म का भरना भी मतलब सेल साइकिल की वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, उसके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद हम लिखते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी ये ज़रूरी होती है। तो पहला पॉइंट हमने इसका ये लिख लिया है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात हम यहाँ पर दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये लिखेंगे कि ये सिर्फ नंबर इंक्रीज नहीं करता, इसमें क्या होता है बेसिकली आप कहेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर भी इंक्रीज करते हैं और साथ साथ याद रखिएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इसकी वजह से होती है, एंड ऑल्सो जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखें, आप देखें एक घर में अगर 5 बहन भाई हैं तो उनके पेरेंट्स तो एक जैसे हैं, लेकिन वो तमाम जो 5 बच्चे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। 3 भाई हैं या 5 भाई हैं, पांचों के पांचों ऑलमोस्ट वो डिफरेंट होते हैं, तो इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये किस वजह से होती है? ये सेल साइकिल की वजह से होती है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है नंबर 3 में। अब देखें, जब सेल की डिवीजन होती है उस वक्त क्या होता है, याद रखिएगा उस वक्त याद रखिएगा डीएनए जो है इसकी रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, और साथ क्रोमोसोम की मूवमेंट भी होती है, क्रोमोसोम की मूवमेंट भी होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपसे सेल साइकिल की इंपॉर्टेंस पूछी गई है और आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने 3 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हासिल कर लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये याद रखिएगा। अगर आपके पास उसने पूछा है डिफाइन या इंट्रोड्यूस सेल साइकिल एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, तो इसका मतलब है फिर आप 2 पॉइंट भी इसमें लिख देंगे ना और एक इंट्रोडक्शन का लिख देंगे, तब भी आपके 3 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। तो ये आपका सेल साइकिल के हवाले से एक पॉइंट आ गया। आगे हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस किसकी हम डिस्कस करने लगे हैं? सेल साइकिल। तो मैं यहां पर लिखता हूं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल की फेजेस होती हैं वो बेसिकली 2 होती हैं। नंबर फर्स्ट पे मैं लिखता हूं उसे इंटरफेज, और नंबर सेकंड पे हमने लिखना है माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज को हम लिखते हैं, इंटरफेज को याद रखिएगा, इसको लिखते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, और माइटोटिक फेज को हम लिखते हैं डिवीजन फेज, डिवीजन फेज। यानी कि इसमें सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। इंटरफेज में क्या करता है? सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है वो क्या है? दिस इज लेंथ फेज, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। इसके लिए हम लिखेंगे, आपने लिखना है ये शॉर्ट फेज होती है, ये शॉर्ट फेज है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ह्यूमन के अंदर देखा जाए ना, मैं ह्यूमन के अंदर आपको बता देता हूँ, ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। अगर इसकी बात करें तो ये 23 आवर्स एंड 5 आवर्स, यानी कि
23.5 यानी कि 23.5 घंटे की होती है। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। अच्छा, फिर हम देखेंगे इनकी मुख्तलिफ फेजेज़ के हवाले से अगर बात करते हैं। इसकी फेजेज़ हैं जैसा कि इसमें G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है और G0 फेज़ है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, जैसे कि हम लिखते हैं माइटोसिस है, मियासिस है। माइटोसिस और मियासिस आपने देखा आपके पास डिफरेंस आ जाता है इंटरफेज और माइटोटिक फेज का। तो 3 पॉइंट आपके पास मौजूद हैं, तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब हमने नंबर फर्स्ट पे इंटरफेज की डिस्कशन करनी है। इंटरफेज में क्या क्या होता है ये देखते हैं। हमने डिस्कशन करनी है किसकी? इंटरफेस। अब इंटरफेस जो है ये क्या है? ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या मेंशन करेंगे? आप कहेंगे ये कौन सी फेज है? प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज है। इसमें आप लिखेंगे सेल क्या करता है? प्रिपेयर करता है इटसेल्फ फॉर डिवीजन, यानी कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? डिवीजन के लिए। फॉर डिवीजन आप लिख सकते हैं फॉर माइटोसिस और मियायोसिस, यानी कि माइटोसिस के लिए या मियासिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके अंदर? इंटरफेस के अंदर। अब हम इसकी लिखेंगे फेजेस। दूसरा पॉइंट हम इसका लिखेंगे, इसकी फेजेस कौन सी हैं? फेजेस इसकी हैं, हमने लिखना है नंबर फर्स्ट G1 फेज। पहले हम इनको एनालिस करेंगे। नंबर सेकंड आप लिख लेंगे S फेज। नंबर थर्ड पे आप लिखेंगे G2 फेज। नंबर फोर्थ पे आप लिखेंगे यहां पर G0 फेज। ये 4 फेजेस हैं किसकी? इंटरफेज की, जो आपने एनालिस्ट कर लेनी है। इसके बाद 1 बाय 1 हमने फेजेस को डिस्कस करना है। जी, नंबर फर्स्ट पर हम लिखेंगे यहां पर G1 फेज। G1 फेज। G1 फेज। G1 फेज में हम देखेंगे नंबर फर्स्ट पर गैप फेज। गैप 1, इसको हम लिखेंगे गैप 1। G1 का मतलब गैप 1 फेज। G1 फेज के अंदर सेल अब क्या करता है ये हमने देखना है। याद रखिएगा, नंबर फर्स्ट पर हम लिखेंगे सेल इसमें क्या करता है? ग्रोथ करता है, ग्रो इन साइज। क्यों बोला? क्योंकि जब सेल डिवाइड हुआ है तो डिवाइड होने के बाद ये पहली फेज है, तो आप इसे लिखेंगे फर्स्ट फेज आफ्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद ये पहली फेज है, ठीक है? सेल डिवीजन के बाद ये पहली फेज है। फिर क्या करता है इसमें? वो क्या करता है? इंक्रीज ऑर्गेनल, यानी कि ऑर्गेनल्स होते हैं इनका नंबर इंक्रीज करता है। जैसा कि मैं लिखता हूं यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाएगा। सेकेंडली यहां पर मैं कहता हूं ये क्या करता है? इंक्रीज
साइज ऑफ ऑर्गेनल, यानी कि ऑर्गेनल लाइक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका साइज भी बढ़ाएगा, यानी कि नंबर भी बढ़ाएगा और साइज भी बढ़ाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर ये क्या करेगा, याद रखिएगा यहां पे ये कुछ प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करेगा। मैं लिखता हूं नीडेड प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी कि वो प्रोटीन जो जरूरी हैं उनकी फॉर्मेशन भी करेगा। नंबर 6 पर इससे जो अगली फेज होनी है वो एस फेज होगी, सिंथेसिस फेज, उसमें डीएनए की सिंथेसिस करवानी है। तो यहां पर उसके लिए क्या बनाएगा, एंजाइम भी बनाएगा, एंजाइम सिंथेसिस होगी फॉर एस फेज। एस फेज के लिए एंजाइम की सिंथेसिस भी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहां पर दो चीजें, न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस जो है उनको एटीपी को भी अकोमोडेट किया जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स आप ज़्यादा लिखेंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन एंड अकोमोलेशन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की अकोमोलेशन भी करें। तो ये मैंने आपको जो 7 पॉइंट्स यहाँ पर लिखवाए हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर होंगे, ये G1 फेज के अंदर होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, तो आगे आ जाएगी G, यहाँ पे आ जाएगी S फेज। आप लिखेंगे S फेज। S फेज के लिए हमने ऑलरेडी बात की है, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। अब यहां पर क्या होता है, नंबर फर्स्ट पर यहां पर सिंथेसिस किसकी होती है, डीएनए की होती है बेसिकली। तो मैं यहां पर लिखता हूं डीएनए डुप्लीकेशन होती है, डीएनए डुप्लीकेशन होती है। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हर सेल के अंदर यहां पर डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ये याद रखिएगा। यानी कि एक सेल था, एक सेल में इसका जो डीएनए था, ये इसका आप न्यूक्लियस देखें। सपोज करें मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर उस सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम थे, तो अब उसके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसके डुप्लीकेशन हो जाएगी। बेसिकली ये डुप्लीकेट हो गया, यानी कि एक क्रोमेटिड था, 2 हो गए। अब इसको देख सकते हैं आप, कुछ यूँ देख सकते हैं, यहाँ पर यानी कि ये न्यूक्लियस था, इसमें ये क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम थे, इन क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होकर ये इस तरह से बन गए, यानी कि डुप्लीकेट हो गया। यानी कि ये क्रोमोसोम था, इससे कैसे बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया। अब ये वाला क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है, यानी कि ये डबल, 2 आइडेंटिकल इसके पास पार्ट्स मौजूद हैं, जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है। तो ये सिंथेसिस फेज के अंदर होता है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाती है G2 फेज। G2 फेज के लिए हम लिखते हैं गैप 2 फेज। गैप 2 के हवाले से आपने बात करनी है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर नेसेसरी प्रोटीन जो है वो बनाए जाएंगे, यानी कि यहां पर हम कहते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। कौन सी प्रोटीन, जिनको हम कहते हैं स्पिंडल प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जिन्होंने स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर बनाने में इस्तेमाल होना है, उसकी जो फॉर्मेशन है यहां पर हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी, फॉर्मेशन होगी, और यहां पर भी ऑर्गेनल जो है वो कंटिन्यूसली अभी उनका नंबर और उनका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, G2 फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप इसमें लिखेंगे मोर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अभी बढ़ते जाएंगे। क्यों, यही वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिन्होंने किसको बनाना है, एटीपी की फॉर्मेशन करवानी है।
ये G2 फेज है, ये गैप 2 फेज है। याद रखिएगा इसके लिए एक पॉइंट लिखा जाता है, दिस इज प्री माइटोटिक फेज, यानी कि ये वो फेज है इसके बाद माइटोसिस होनी है, यानी कि माइटोसिस से पहले वाली फेज को हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज कहते होते हैं। अच्छा, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, एटीपी फॉर्मेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनल यहाँ पर स्टिल बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं ये प्री माइटोटिक फेज होती है। और एक फेज है जिसको हम लिखते हैं G0 फेज, G0 फेज। याद रखिएगा इसको G0 नहीं कहना, ये G0 फेज है, G0 फेज। G0 फेज क्या होती है, ये तमाम सेल्स के अंदर नहीं होती, ये रेस्टिंग फेज होती है बेसिकली। तो यहां पर मैं इसके लिए मेंशन कर देता हूं रेस्टिंग फेज। अच्छा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं, एक दफा डिवाइड किए और उसके बाद वो दोबारा से डिवाइड नहीं करते। तो यहां पर मेंशन करता हूं क्या होता है, परमानेंट। कुछ परमानेंट चले जाते हैं, कुछ यहां पे मैं कहता हूं टेम्परेरी चले जाते हैं इस फेज के अंदर। और नंबर 3 पर मैं लिखता हूं नो एंट्री इन G0 फेज। अब यहां पर इसकी बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल होता है। कुछ सेल परमानेंटली G0 फेज में चले गए, जो सेल परमानेंटली G0 में चले जाते हैं वो दोबारा कभी डिवाइड नहीं करते। तो यहां पर नो डिवीजन, फिर डिवीजन नहीं होती। यहां पर क्या होता है, डिवीजन एट सम स्टेजेस, यानी कि जहां पे जरूरत पड़ती है तो वहां पे डिवाइड कर जाते हैं। नो एंट्री तो इसमें हम कहते हैं कि डिवाइड करते हैं एज नीडेड, जब ज़रूरत हो यू कैन से कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती। तो यहीं पर हम इसके हवाले से बात करते हैं। कोई सेल्स जो कि न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं वो परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेज में और कभी भी डिवाइड नहीं करते। एक दफ़ा न्यूरॉन जो है वो मैच्योर हो गया, उसके बाद कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। टेम्परेरीली जो है वो G0 फेज में जाने वाले कौन से सेल्स हैं, जैसे कि लिवर के सेल हैं और किडनी के सेल हैं। लिवर और किडनी, इनके जो सेल होते हैं वो किस में चले जाते हैं, G0 फेज में जाते ज़रूर हैं, लेकिन उनमें डिवीजन नहीं होती, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो G0 से निकलते हैं और डिवाइड करने लग जाते हैं। अच्छा, जो सेल G0 में जाते नहीं हैं वो कौन से हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि किस में नहीं जाते, G0 फेज में जाते ही नहीं है, कंटिन्यूसली जब भी ज़रूरत होती है वो डिवाइड कर सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। तो ये था हमारा क्या, G0 फेज। तो अभी हमने जिनकी डिस्कशन की है वो क्या क्या डिस्कस की हैं। नंबर 1 पर अगर देखें तो हमने इंट्रोडक्शन बताया है कि सेल साइकिल होता क्या है, यानी कि जो सेल डिवाइड करते हैं वो कौन से होते हैं, वो पेरेंट सेल हैं, और जो सेल डिवाइड नहीं करते, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं वो पेरेंट सेल होते हैं, और इनके जो आगे सेल्स बनते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। उसके अलावा हम देख रहे होते हैं कि सेल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड भी बन सकता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड, यानी कि 2n से 2n भी बन सकता है और 2n से 1n भी बन सकता है। ये कैसे होता है, जब 2n से 2n बनेगा तो वो माइटोसिस से होगा, जब 2n से 1n में जाएगा तो वो मियासिस होती है। याद रखिएगा, मियासिस के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन बनती है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंस बताई है। इंपॉर्टेंस में हमने कहा डेवलपमेंट, हीलिंग, ग्रोथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स एंड आल्सो जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हमने कहा डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम मूवमेंट भी इसका रोल होता है, ये इंपॉर्टेंस आ गई। फिर हमने स्टार्ट किया है फेजेज इसकी। हमने कहा इंटरफेज है, माइटोटिक फेज है, 2 फेजेज होती हैं। इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज होती है, जो माइटोटिक फेज है ये डिवीजन फेज होती है, और लेंथी फेज होती है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ह्यूमन के हवाले से अगर आप बात करें तो 30 मिनट्स के लिए माइटोटिक फेज है, और 23.5 घंटे जो है वो 23.5 आवर्स
ठीक है, उसके लिए इंटरफेज होती है। फिर इसकी फेजेज आएंगे G1 एस फेज, G2 एंड G0 4 फेज हैं, इसके लिए 2 होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ये हमने बात कर ली। फिर आगे हमने इंटरफेज के हवाले से बात की, पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर इसकी फेजेस बताई हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो आप 2 रूब्रिक्स के हवाले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे चलें तो G1 फेज के वाले से हमने कहा इसमें सेल क्या ग्रो करता है, ये पहली फेज होती है सेल डिवीजन के बाद की, और उसके बाद इसमें ऑर्गेनल इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज जो है ऑर्गेनल का साइज भी इंक्रीज करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बनते भी हैं, उनका साइज भी बढ़ रहा होता है। फिर हम कहते हैं कि इसमें ज़रूरी प्रोटीन भी बनती हैं, एंजाइम बनते हैं जिन्होंने आगे एस फेज के अंदर इस्तेमाल होना है, न्यूक्लियोटाइड्स को अकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एस फेज है, एस फेज के अंदर हमने कहा डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए डबल होता है। तो हमने यहाँ पर इसके हवाले से भी बात करी कि इस तरह से क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम था, ठीक है, ये डिवाइड किया है, डुप्लीकेट किया है, तो इस तरह से ये क्रोमोसोम के 2 जो है वो क्रोमैटिड्स बन गए। आगे हमने G2 फेज के हवाले से गैप 2 फेज की बात की है, इसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, एटीपी फॉर्मेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि मजीद एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते जाते हैं। फिर हम इसे कहते हैं कि जो मियोसिस या माइटोसिस होनी है ये उससे पहले वाली फेज होती है। उसके साथ लास्ट में हमने G0 फेज की बात की, ये रेस्टिंग फेज होती है। जो सेल G0 फेज में चले जाते हैं वो फिर उनकी डिवीजन रुक जाती है, कुछ परमानेंटली इसमें चले जाते हैं जैसे कि न्यूरॉन सेल्स होते हैं, और कुछ जो हैं वो लिवर और किडनी लाइक जो हैं वो इसमें आते हैं और फिर डिवाइड करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो इसमें जाते ही हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती है वो डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल। तो ये था आपका सेल साइकिल, इसको आपकी बुक से एक दफ़ा मैं शो ऑफ करवा देता हूँ अगेन से। ये सेल साइकिल यहाँ पर बना हुआ है, सिंथेसिस फेज है, ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है यानी कि जी, ठीक है, और सिंथेसिस फेज नेक्स्ट सेकंड जो है ग्रोथ फेज है। इसमें फंक्शन लिखे हुए हैं, ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक, डीएनए रेप्लिकेशन, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। G0 कभी कभार उसने लिखा है, मतलब बेसिकली जो G0 होती है ये G1 के बाद ये शुरू हो सकती है। जो इसमें चला गया वो परमानेंटली, कुछ जो है वो सेमी परमानेंटली। और यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि बिल्कुल एक शॉर्ट सी फेज आपको नज़र आ रही है जो कि माइटोसिस है। इसकी फिर आगे फेजेस होती हैं, कौन कौन सी फेजेस होती हैं इनको हमें डिस्कस करना है। माइटोसिस को भी डिस्कस करेंगे और मियोसिस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, उसके ऊपर तमाम ये वीडियोस मौजूद होंगी। आपने अपनी सजेशन देनी है, कमेंट्स देने हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है जिनको ज़रूरत है, उनके लिए यूज़फुल है। जो लोग ट्यूशन पे नहीं कर सकते, एकेडमी नहीं जा सकते, वो हमारी वीडियोस देखें और अपनी जो है स्टडीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, लाजमी उसको फॉलो करना है, क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे हम तमाम सब्जेक्ट के MCQ पेश करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो, फेडरल बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, प्रीवियस पेपर से आते हैं। लाजमी फॉलो करना है आपने उसको, और अपने फ्रेंड से भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और जो MCQ आपको बेहतर लगे उसको सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर थंब का निशान भी लाजमी दें। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।